भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब जल्दी से हमारी काजल इस घर की लक्ष्मी बनकर आ जाए तो अच्छा है। जी जरूर समधन जी। वैसे भाई साहब, अब रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है। अब थोड़ी सी बात लेन देन की भी कर लेते हैं। वो क्या है ना, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है और मेरे भी रिश्तेदार हैं। आस पड़ोस में 4 लोग हैं। वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, लोगों को दिखाने के लिए अब कुछ तो अपनी बेटी को देंगे ही ना। हाँ हाँ समधन जी, क्यों नहीं। तो ठीक है भाई साहब, 40 लाख कैश दे देना, एक गाड़ी और घर में जो सामान दिया जाता है वो दे देना। इतना सारा दहेज सुनकर काजल के ताऊजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दहेज में सुमित्रा को कटौती करने को कहते हैं। वो क्या है समधन जी, 4 लाख कैश, गाड़ी और बाकी घर का सामान बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम इतने अमीर लोग भी नहीं हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ी कटौती कर सकती है। वो क्या है, मेरी खुद की भी 2 बेटियां हैं और वो दोनों शादी के लायक हैं। मुझे उनकी शादी तो करनी है। माफ करना भाई साहब, अब आप तो जानते ही हैं कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है और मेरे बेटे को दहेज देने वाले बहुत बड़े घर के लोग मिल रहे हैं और मेरे बेटे को तो 20 लाख रुपए कैश, 10 तोला सोना और भी ना जाने कितनी चीजें मिल रही है। वो तो हमें आपकी लड़की पसंद आ गई, इसलिए हमने इतना किया है, बाकी आप लोग देख लो। सुमित्रा की बात सुनकर काजल का परिवार इस रिश्ते के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है। कुछ दिन का समय मांगता है और सुमित्रा उनको समय देने के लिए राजी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दरअसल काजल के पिता का देहांत जब वो छोटी थी तभी हो गया था। तभी से काजल की माँ और काजल की परवरिश उसके ताऊजी ने की थी। अब काजल की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने काजल का रिश्ता एक अच्छे घर में तय किया, ये सोचकर कि जो गरीबी उन लोगों ने देखी है, आने वाले समय में काजल उस गरीबी से मुक्त हो सके। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ ताऊजी काजल और विवेक की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। वो सुमित्रा से कहते हैं, वो क्या है ना समधन जी, हम गरीब परिवार से हैं। हम एक साथ इतना सारा दहेज इकट्ठा नहीं दे सकते। आप चिंता ना करें, हम थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। ठीक है भाई साहब, लेकिन शादी के अगले 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पास सारा दहेज का सामान आ जाना चाहिए। इतना बोलकर सुमित्रा कॉल कट कर देती है। इसके बाद विवेक और काजल का रिश्ता पक्का हो जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ काजल और विवेक दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद काजल अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है, लेकिन कौन जानता था कि काजल की जिंदगी में तूफान आने वाला है। ऐसे ही एक दिन काजल किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास सुमित्रा वहाँ आती है और काजल को रोटियां बनाते देख कहती है, बहू, तू रोटियां तो बहुत अच्छी बना रही है, तेरे हाथों में स्वाद भी बहुत है, पर लगता है तेरे ताऊजी की जुबान में दम नहीं। देख तो 1 महीना गुजर गया है, लेकिन मजाल है जो उन्होंने दहेज का कोई भी सामान भिजवाया हो। माँ जी, ताऊजी ने बोला है ना कि वो 2 महीने के अंदर दहेज का सामान भिजवा देंगे, इसका मतलब है वो भिजवा देंगे। वो कभी भी अपनी जुबान से पलटते नहीं है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन 2 महीने तक हम तेरा बोझ नहीं उठा सकते ना। क्या मतलब? इस तरह काजल और सुमित्रा आपस में बात कर रहे थे, जिस कारण काजल का ध्यान रोटी से हट जाता है और रोटी जल जाती है, जिसे देख सुमित्रा काजल का हाथ पकड़कर गरम तवे पर रख देती है और इस तरह काजल की चीख उसके घर के चारों तरफ फैल जाती है। माँ जी, ये क्या किया आपने? आपने मेरा हाथ इस गरम तवे पर रख दिया। वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आगे से तुझे ये याद रहे कि चाहे घर में कोई फंक्शन हो या कोई मेहमान आए या फिर तेरे पास आकर तेरा कोई ध्यान कितना ही क्यों ना भटका ले, लेकिन तेरे काम से ध्यान तेरा नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस घर में तू मालकिन या बेटी नहीं बल्कि बहू और एक नौकरानी के रूप में आई है, समझी? इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से ठुमकती हुई चली जाती है। तो वहीं बेचारी काजल अब अपने हाथों पर कोलगेट लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी ताऊजी को फोन करती है और जैसे ही वो अपनी ताऊजी की आवाज सुनती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। बेटी के रोने की आवाज सुनकर ताऊजी काजल से सवाल करते हैं,
बेटा क्या हुआ? तू इस तरह क्यों रो रही है? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? कोई तुझे परेशान तो नहीं कर रहा ना बेटा? बाबूजी, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि यहाँ तो मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मेरी सास मुझे एक काम नहीं करने देती। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, बिल्कुल फूल की तरह रखा है उन्होंने। लेकिन बाबूजी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटी। वो क्या है ना बाबूजी, यहाँ पर वैसे मेरा सब ख्याल तो बहुत अच्छे से रखते हैं, और आपको पता है, आपकी इज्जत भी बहुत है यहाँ पर। लेकिन आपने जो एक समय बताया है, अगर आप सारा सामान उस समय पर भिजवा देंगे तो आपका मान सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये लोग मेरा और अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ हाँ बेटी, तू चिंता मत कर। थोड़े से पैसे ही तो रह रहे हैं। जैसे ही पैसों का जुगाड़ होगा, मैं तेरे घर सामान लेकर आ जाऊंगा और तुझे भी अपने साथ कुछ दिन के लिए यहाँ ले आऊंगा। सुनकर अच्छा लगा बाबूजी। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। इतना बोलकर काजल फोन काट देती है, लेकिन अकेले में जोर जोर से रोने लगती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन काजल के ताऊजी अब तक दहेज का सामान नहीं भिजवाते। ऐसे ही एक सुबह काजल जब घर का काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए हॉल में लाती है। क्यों रे, तेरा ताऊ तो कह रहा था 2 महीने होने पर दहेज का सारा सामान आपके घर पर होगा, लेकिन आज तक ना तेरा ताऊ आया और ना ही तेरा दहेज का सामान। अजी, ये लोग बड़े ही ढीठ हैं। मैंने तो सोच लिया है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अरे, जब इसके मायके से दहेज नहीं आ रहा तो हम इसको अपने घर में क्यों रखें? सास की बात सुनकर काजल अपने ससुर के पैरों में गिर जाती है और पिताजी, ताऊजी सामान लेकर आते ही होंगे, आप उन्हें फोन कीजिए। तेरे ताऊ को सुबह से 10 कॉल कर चुका हूँ, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा वो तो। अरे, इतना क्या सोचते हैं आप? मैं तो कह रही हूँ, सारे फसाद की जड़ यही है। बचपन में अपने माँ बाप को खा गई और अब खुद से पीछा छुड़वाने के चलते इसके ताऊ ने हमें गोलियां दे देकर इसे हमारे घर की बहू बना दिया। ये हमारी छाती पर मूंग गले, उससे अच्छा है कि इसको सबक सिखा दे और इसे अपने रास्ते से ही हटा देना ठीक है। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मैं इस घर की बहू हूँ। आप थोड़ा सा समय और रुक जाइए। अगर ताऊजी ने कहा है वो दहेज का सामान देंगे, इसका मतलब देंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। तुझे उस पर विश्वास होगा, मुझे नहीं है। इतना बोलकर सुमित्रा अब किचन से मिट्टी का तेल लाती है, जिसे देख काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागते हुए दरवाजे में पहुंचती है और तभी उसे विवेक मिल जाता है और वो विवेक से सारी शिकायत करती है। विवेक देखो ना, ताऊजी दहेज लेकर नहीं आए, इसलिए ये लोग मुझे जिंदा जलाकर मारना चाहते हैं। मुझे बचा लो विवेक, मैं मरना नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो काजल, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अपने सास या ससुर के हाथों से नहीं, बल्कि अपने पति के हाथों से मरोगी। ये सुनते ही मानो काजल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, पर क्योंकि अब उसे ये पता चल चुका था कि अब उसकी जिंदगी शायद ही कुछ पल की है, इसलिए वो अपने बचपन की यादें ताजा करती है, जहाँ उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया गया था। पर तभी विवेक काजल को एक जोरदार तमाचा मारता है और काजल दूर जाकर गिरती है। उसका सर टेबल के कोने पर जाकर लगता है, जिस कारण उसका सर फट जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद काजल के ताऊजी दहेज का सारा सामान लाते हैं तो देखते हैं कि उनकी काजल की लाश पड़ी थी। ये देख ताऊजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दहेज के भूखे और लालची लोगों को। दहेज के लिए इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मौत की घाट उतार दिया। मैंने इनसे कहा था कि मैं धीरे धीरे सब कुछ, घर का सारा सामान, 4 लाख रुपए, गाड़ी और सोना सब कुछ दे दूंगा, लेकिन आप ही बताइए 2 महीने में एक गरीब बाप इतना सारा पैसा कहां से लाएगा? और इन्होंने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। हमने कोई दहेज नहीं मांगा। और रही बात इसकी बेटी को मारने की, तो इसकी बेटी का कल पैर फिसल गया और सर फट गया और मौके पर ही मौत हो गई। इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप इनके घर की तलाशी लीजिए, जरूर कुछ न कुछ मिलेगा।
पुलिस अब घर की तलाशी करती है, जहां उन्हें गमले के बीच छुपा हुआ फोन मिलता है। उस फोन में वो सब रिकॉर्ड था जो सब लोगों ने काजल के साथ किया था। काजल को पहले ही भनक लग गई थी कि उसके ससुराल वाले उसे मार देंगे, इसलिए उसने अपना फोन एक गमले के पीछे छुपा दिया और जब काजल को वो लोग मार रहे थे तो वो सारी घटना फोन में रिकॉर्ड हो गई। ये देखकर अब पुलिस काजल के ससुराल वालों को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देती है, लेकिन सिर्फ अत्याचारों के पीछे और दहेज के चलते एक गरीब बेटी की फिर से बलि चढ़ जाती है। चंपा अपने भाई गुरमीत के साथ रहा करती थी। चंपा बहुत ही गरीब थी। गुरमीत और चंपा के माता पिता का देहांत एक एक्सीडेंट में तभी हो गया था जब गुरमीत और चंपा छोटे थे। चंपा ने ही गुरमीत को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको पढ़ाया। ऐसे ही एक दिन गुरमीत अपने कॉलेज के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तभी लाइट चली जाती है और गुरमीत अपनी बहन से बोलता है, दीदी लाइट चली गई, मैं पढ़ाई कैसे करूं? अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? लालटेन है ना तेरे लिए, लालटेन जला कर लाती हूँ, फिर तू पढ़ लेना। ठीक है दीदी। चंपा अब लालटेन लाकर गुरमीत के आगे रख देती है और खुद चूल्हे पर रोटी बनाने लगती है। अंधेरा होने की वजह से रोटियां बनाते वक्त चंपा का हाथ जल जाता है। वैसे ही गुरमीत उससे पूछता है, दीदी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हाँ गुरमीत मैं ठीक हूँ, बस अंधेरा होने की वजह से मेरा हाथ जल गया। तू अपनी पढ़ाई कर, मैं तेरे लिए अभी रोटी लाती हूँ। दीदी आप लालटेन ले लो, जब लाइट आएगी मैं तब पढ़ाई कर लूंगा। कैसी बातें कर रहा है तू गुरमीत? मैं अपने हाथ जला सकती हूँ लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकवा सकती। मेरा और माँ बाबा का सपना है कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने और हम जैसे गरीबों की मदद करे। दीदी मैं पढ़ाई कर तो रहा हूँ, लेकिन आप भी तो अपना ध्यान रखो। मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, इन सब बातों को छोड़, अब आजा खाना खा ले, मेरा खाना भी बन गया अब। इस तरह अब दोनों खाना खाने लगती हैं। चंपा का हाथ ज्यादा जला हुआ होता है और जले हुए हाथ की वजह से चंपा खाना नहीं खा पा रही थी। ये देख गुरमीत उसको अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बोलता है, दीदी देखना बहुत जल्द मेरी एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी और जब मेरी नौकरी लगेगी ना तो मैं तुम्हें दूसरे घर में काम नहीं करने दूंगा, मैं बोल देता हूँ अभी सही। और हाँ साथ ही ना आपके लिए बड़ा सा घर खरीदूंगा जहाँ पर आप रहोगी और ना आप ना कोई काम नहीं करोगी वहाँ पर, आपके लिए मैं नौकर रखूंगा बहुत सारे। हाँ हाँ ठीक है, पर अब बस मुझे ही खिलाता रहेगा या तू भी कुछ खाएगा? इस तरह अब गुरमीत खुद भी खाना खाता और अपनी बहन को भी खिलाता। कुछ समय बाद दोनों भाई बहन खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह चंपा जल्दी उठकर अपने काम पर जाने लगती है। उसको जाते हुए देख गुरमीत उससे पूछता है, दीदी आप कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी गुरमीत, अपने काम पर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी मैं? आपको तो चोट लगी है ना? ठीक हो गई। गुरमीत कुछ बोल पाता तभी चंपा वहाँ से चली जाती है और गुरमीत भी अपने कॉलेज चला जाता है। कॉलेज जाकर अब गुरमीत को अपनी बहन की बातें याद आती हैं। गुरमीत मैं अपने हाथ जला सकती हूँ लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकवा सकती। मेरा और माँ बाबा का सपना है कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने और हम जैसे गरीबों की मदद करे। गुरमीत ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड शोभा आती है और गुरमीत से बोलती है, गुरमीत क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? क्या बताऊं शोभा, मुझे ना अपनी बहन के सपने साकार करने हैं। वो मेरे लिए ना जाने क्या क्या कर रही है और एक मैं हूँ जो उनके सपने तक पूरा नहीं कर पा रहा। अच्छा क्या सपना है दीदी का? शोभा की बात सुनकर गुरमीत शोभा को सारी बात बता देता है, जिसके बाद शोभा गुरमीत से बोलती है, गुरमीत मैं बोल रही थी कि तुम्हारी दीदी की सारी तकलीफ मैं एक पल में खत्म कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। वो कैसे? मुझसे शादी करके। यहाँ तुम मुझसे शादी करो, वहाँ तुम्हारी दीदी की सारी परेशानी खत्म। लेकिन हाँ शादी के बाद मैं नहीं बल्कि तुम्हें मेरे घर रहना होगा। बोलो मंजूर है? गुरमीत शोभा की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। गुरमीत घर जाकर मेरी बातों पर गौर जरूर करना, इससे तुम्हें ही फायदा होगा। गुरमीत उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता और सीधा घर आ जाता है, लेकिन गुरमीत के जहन में शोभा की बातें ही चल रही थी। कुछ ही समय बाद चंपा भी घर आ जाती है और चंपा को देख गुरमीत अपने जहन में चल रहे सवाल को पूछता है, दीदी। बोलो गुरमीत। दीदी एक सवाल करूं, क्या उसका सही सही जवाब दोगी आप? हाँ गुरमीत पूछना, क्या बात है? जैसे मान लीजिए एक लड़का एक लड़की से बेहद प्यार करता है,
लेकिन वो लड़की उस लड़के को कहती है कि अपने घर वालों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अगर वो लड़का उस लड़की के पास चला जाता है तो उस लड़के के परिवार वालों को खुशहाल जिंदगी मिल जाती है, लेकिन वो ना तो अपने फैमिली को छोड़ना चाहता है और ना ही उस लड़की को जिसे वो प्यार करता है। तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? उसको उस लड़की से शादी करके उसके साथ घर बसा लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी जीवन साथी होगी। और दूसरी बात ये कि आगे चलकर उसके परिवार को कोई परेशानी भी नहीं होगी। गुरमीत, जाओ तुम शोभा से शादी कर लो। मैं तो शुरू से चाहती थी, बस तुम खुश रहो। और हाँ, मैं जानती हूँ तुमने ये सवाल क्यों किया। जिस वक्त तुम दोनों ये बातें कर रहे थे तब मैं तेरे लिए खाना लेकर तेरे कॉलेज गई थी, और तभी मैंने ये सारी बातें सुनी। और तुझे मेरी कसम है, तू उसका दिल नहीं तोड़ेगा। अब ना चाहते हुए भी गुरमीत को शोभा के साथ शादी करके उनके साथ रहना पड़ता है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और एक दिन गुरमीत से मिले हुए काफी समय हो गया है, और तो और आज भाई दूज भी है। मैं उससे मिलकर आ जाती हूँ, साथ में भाई दूज भी मना लूंगी और वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगा। इस तरह अब चंपा शोभा के घर जाती है गुरमीत से मिलने, और वहां पहुंचकर जैसे ही चंपा शोभा के घर की बैल बजाती है, वैसे ही शोभा दरवाजा खोलती है, जहां वो देखती है कि उसके सामने चंपा फटे कपड़ों में खड़ी है। उसको देख शोभा बोलती है, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए थे ना? हाँ, पर मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ। साथ ही आज भाई दूज भी है ना, इसलिए मैं यहाँ पर भाई दूज बनाने आई हूँ। उसको बाहर बुलाओ जरा। गुरमीत बाहर गए हैं और वापस यहाँ आने की जरूरत नहीं है। निकलो अब। शोभा उसको धक्का मार के घर से निकाल देती है, और जैसे ही वो उसको धक्का देती है वैसे ही वो रोड पर गिर जाती है। और तभी वहाँ पर गुरमीत आ जाता है, जिसके बाद गुरमीत अपनी बहन की ऐसी बेइज्जती देख शोभा के ऊपर भड़कते हुए कहता है, शोभा, ये क्या बदतमीजी है? कोई बदतमीजी नहीं है। अरे इसको हर महीने पैसे मिलते रहते हैं, और अब इसको क्या चाहिए जो यहाँ अपने फटीचर लिहाज में आ गई है यार। शोभा, बस बहुत हुआ। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? गुरमीत, मैं यहाँ भाई दूज मनाने आई थी। कोई बात नहीं, मैं यही रोड पर भाई दूज मना लेती हूँ। आजा बैठ यहाँ। नहीं दीदी, आज तो मैं इसे सच बताकर ही रहूंगा। जिस पति पर ये इतना रौब झाड़ते हैं ना, आखिर वो आज इसके पास है तो किसकी बदौलत है? गुरमीत अपनी पत्नी को सच बताने लगता है। जिस पति पर तुम इतना घमंड कर रही हो ना, उसको ना उसकी बहन ने ना कसम देकर तुम्हारे पास भेजा था, नहीं तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन सबसे ऊपर है, उसके बाद ही कोई आता है। मैं तो तुम्हारे पास आ ही नहीं रहा था, लेकिन मेरी बहन का ना जाने कितना बड़ा दिल है, उसने खुद को दुख देकर मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। तुम्हें तो रिश्तों की कदर भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने तुम्हें पैदाइशी अमीर बनाया है। तुम्हारे पास तो पुश्तैनी पैसा है, लेकिन मेरी बहन लोगों के घर में जाके बर्तन साफ करती थी, तब जाके मुझे एक निवाला खिला पाती थी। उसकी बात सुनकर अब शोभा बिल्कुल शांत खड़ी हो जाती है। गुरमीत उसको सब कुछ बता ही रहा था, तभी उसको पीछे से किसी की टक्कर की आवाज आती है, और जब वो पीछे पलटकर देखता है तो उसकी बहन चंपा खून में लथपथ थी और उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। वो जमीन पर लेटकर हाथों से अपने भाई को बुला रही थी। ये देख मानो गुरमीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपनी बहन के पास जाता है और अपनी बहन को पकड़कर रोने लगता है, और रोते हुए वो अपनी बहन से बोलता है, दीदी, ये क्या हो गया आपको? आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। दीदी, दीदी, आंखें खोलो ना दीदी, दीदी। गुरमीत फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसकी नजर अपनी बहन की लाई हुई थाली पर जाती है। उसकी थाली का नारियल, कलावा, रोली सब इधर उधर गिरा पड़ा था। अब गुरमीत उनको उठाकर भी रोने लगता है। अपने पति को पागलों की तरह रोते हुए देख शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके पास जाती है, और गुरमीत उसको पकड़कर रोते हुए कहता है, मेरी बहन सुबह से भूखी थी शोभा, उसके पेट में पानी की एक बूंद भी नहीं गई थी, और भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। अपने पति की ऐसी हालत देख शोभा को खुद के किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पॉलमी अपने पति जैकर के साथ शहर में रहती थी, और उसकी शोभू नाम का एक लड़का था, जिसकी शादी उसने हाल ही में अबोनिता नाम की लड़की से की थी। पॉलमी वैसे ही बहुत अमीर थी, और उसकी बहू भी अपने मायके से भर भर कर दहेज लाई थी, और इस वजह से पॉलमी अबोनिता को बहुत पसंद करती थी। पॉलमी को बस नफरत थी तो अपनी बचपन की सहेली और पड़ोसी साक्षी से, क्योंकि जब पॉलमी कवारी थी तो वो केशव नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती थी।
लेकिन साक्षी ने उससे शादी कर ली। वहीं किस्मत ने भी अपना खेल दिखाया और पौलमी और साक्षी एक दूसरे की पड़ोसने बन गई। लेकिन जहाँ पौलमी बहुत अमीर थी, वहीं साक्षी का रोज का गुजारा भी मुश्किल से होता था। एक दिन पौलमी अपने पति के साथ बैठकर अपनी बहू को बुला कर कहती है, बहू यहाँ आओ। देखो, मुझे अभी मेरी एक दूसरी सहेली ने बताया है कि साक्षी की बहू निधि माँ बनने वाली है। अब मुझे भी तुमसे जल्द से जल्द दादी बनने का सुख चाहिए, समझी तुम? बच्चे ऑनलाइन थोड़ी मिलते हैं जो ऑर्डर करके इनको दे दूं। कुछ बोला क्या बहू तुमने? अचानक चुप क्यों हो गई तुम? अरे उसकी छोड़ो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो भगवान की मर्जी है कि बहू की गोद कब भरेगी। अब तुमको इसमें भी अपनी सहेली से मुकाबला करना है? हद है मतलब। हाँ, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे पहले दादी बन जाए। और तुम दोनों को समझ आई या नहीं? अरे वो हमारी क्या ही बराबरी करेंगे। निधि की सास कितनी अच्छी है और एक मेरी। कुछ बोला क्या बहू तूने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं माँ जी, बस ये बोला कि आप क्यों साक्षी आंटी से इतनी बराबरी करती हैं। कहाँ हम कहाँ वो, हम लोग इतने अमीर हैं और उनका गुजारा भी मुश्किल से हो पाता है। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी उनके घर पर साक्षी आती है और रसगुल्ले देते हुए पौलमी से कहती है, लो पौलमी, मुंह मीठा कर लो, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे साक्षी, रहोगी तुम गरीब की गरीब ही। दादी बनने वाली हो तब भी रसगुल्ले ही खिला रही हो। कोई ढंग की महंगी मिठाई ही खिला देती। खैर छोड़ो, मुबारक हो तुमको। साक्षी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। पौलमी को पता चलता है कि अबोनिता भी माँ बनने वाली है, जिसके बाद वो अपनी गली में ढोल बजवाकर सबको ये बात बताती है और पूरे मोहल्ले में महंगी मिठाइयाँ बंटवाती है। और ये सब होता देखकर साक्षी की बहू निधि उससे कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? आपको बुरा लग रहा है क्या कि अबोनिता माँ बनने वाली है? आप तो ऐसे नहीं हैं, फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे नहीं पगली, कैसे बात कर रही है? वो भी मेरी बहू जैसी है। मैं तो बस ये सोचकर परेशान हूँ कि इस गरीबी में मैं कैसे सब चीजें संभालूंगी। माँ जी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। निधि इतना कहकर अपनी सास की गली लग जाती है। अब साक्षी जितना ध्यान अपनी बहू निधि का रखती, उससे कई बढ़ चढ़कर पौलमी अपनी बहू अबोनिता का रखती। दिन बीतते हैं। एक दिन पौलमी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर साक्षी के घर आती है और साक्षी से कहती है, ये लो साक्षी, मैं तुम सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ और कुछ तोहफे भी। वो सब तो ठीक है पौलमी, लेकिन ये सब किस खुशी में? बहू के पेट से होने की मिठाई तो तुमने पहले ही सबको खिला दी थी, फिर ये क्यों? तुम भी कम अकल की कम अकल ही रही। अरे मैं यहाँ मिठाई लेकर तुमको न्योता देने आई हूँ, क्योंकि कल मैं अपनी बहू की गोद भराई का फंक्शन कर रही हूँ। तुमको भी जरूर आना है। रोज की परेशानियों में मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे भी मेरी बहू की गोद भराई का फंक्शन करना है। ठीक है पौलमी, हम सब आ जाएंगे। पौलमी वहाँ से चली जाती है और साक्षी ये सोचकर परेशान होती है कि वो अपनी बहू की मुंह दिखाई कैसे करेगी। जिसके बाद वो कड़ी मेहनत करके पैसे बचाने का फैसला लेती है ताकि वो अपनी बहू की मुंह दिखाई कर पाए। अगले दिन साक्षी और निधि तैयार होकर पौलमी की बहू अबोनिता की गोद भराई में जाते हैं और वहाँ की चकाचौंध देखकर साक्षी और निधि की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि तभी बंगाली साड़ी में सजी धजी अबोनिता गहनों से लद कर आती है और सब महंगे महंगे तोहफे देकर उसकी गोद भराई करते हैं। और साक्षी भी अबोनिता के हाथ में अपने बचाए हुए 500 रुपए रखती है और उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देती है। और बाकी मेहमानों के तोहफे, गहने, पैसे ये सब देखकर साक्षी और चिंता में आ जाती है और निधि को लेकर अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद साक्षी पौलमी के घर जाकर उससे कहती है, देखो पौलमी, मेरी बहू भी गर्भवती है और मैं भी उसकी कल गोद भराई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी बहू को लेकर मेरे घर आओ और उसे आशीर्वाद दो। जैसा कि तुम जानती हो, अमीर के गोद भराई जैसे गोद भराई तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जितना और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगी। ठीक है साक्षी, हम आ जाएंगे और मैं भी तो देखूं कि गरीब के घर की गोद भराई कैसी होती है। वैसे भी बहुत सालों से हम किसी गरीब के घर फंक्शन में नहीं गए, तो तेरे घर ही आ जाऊंगी। पौलमी की बात का फिर कोई जवाब न देते हुए साक्षी अपने घर आती है और अपनी बहू की गोद भराई की तैयारी में लगती है।
जिसके बाद उसका घर छोटा होने की वजह से वो अपने घर के बाहर ही एक सस्ता सा टेंट लगवाती है और अगले दिन सब मेहमानों के साथ पॉलमी भी अपनी बहू अबोनिता को लेकर उसके घर आती है और निधि एक नई लेकिन सस्ती सी साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। लेकिन वो सस्ती साड़ी में भी बहुत सुंदर लग रही थी। जिसके बाद अबोनिता मुस्कुराते हुए निधि के पास जाती है और उसकी गोद में एक चांदी की पायल को फेंकते हुए कहती है, ये लो निधि, तुम और तुम्हारे पूरे ससुराल वालों ने कभी इतनी महंगी पायल नहीं देखी होगी। अबोनिता, ये क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का? क्यों माँ जी, क्या हुआ? आप ही तो मुझे कहती हो ना कि ये गरीब हैं और हम अमीर और हमको इनसे ऐसे ही बात करनी चाहिए। भूलो मत अबोनिता, ये मेरी सहेली की बहू है। मैं कहती हूँ अभी के अभी माफी मांगो इससे। कैसी माफी माँ जी, आप तो खुद भी जब देखो अपनी ही सहेलियों को नीचा दिखाती हो। अब मैंने अपनी सहेली को 2-4 बातें क्या बोल दी तो आपको बुरा लग रहा है? बात को समझो अबोनिता, आज तक हम दोनों सहेली में जो भी अनबन रही, हमने कभी तुम्हारी तरह गली मोहल्ले के आगे एक दूसरे का तमाशा नहीं बनाया और हम दोनों जितना भी लड़ ले लेकिन कभी अपने बच्चों को उस लड़ाई के बीच नहीं लाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की बहू का अपमान करने की? तुमको ये नहीं दिखता कि वो गरीब होकर भी कितने अच्छे से सब इंतजाम करके अपनी बहू की गोद भराई कर रही है। माफी मांगो अभी के अभी। छोड़ पोलमी, तूने मुझे इतने सालों बाद अपनी सहेली बोला, मेरे लिए वही बहुत है। रहने दे बहू, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दो। निधि, तुम भी मुझे माफ कर दो। माँ जी को देख देख कर मैं ये भूल गई थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ और ये सब क्या बोल बैठी। जब आप लोग हमारे घर मेरी गोद भराई पर आए, सबने मुझे कितना प्यार दिया और मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि आप सबका मजाक उड़ा बैठी। ये बोलकर अबोनिता निधि और साक्षी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि इतने में ही वहाँ बरसात शुरू हो जाती है और ये सब होते देखकर साक्षी रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब बारिश आ गई। मेरी बहू की गोद भराई पूरी कैसे होगी? घर तो इतना बड़ा भी नहीं कि सबको अपने घर में ले जा सकूं। मैं हूँ ना, मेरा घर तेरा घर नहीं है क्या? चल, तेरी बहू की गोद भराई मेरे घर होगी। इतना कहकर पॉलमी और अबोनिता निधि और साक्षी को सब मेहमानों सहित अपने घर ले आते हैं और निधि की बची हुई रस्में उसके घर होती है। जिसके बाद सब मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और निधि कहती है, माँ जी, मुझे खुशी है कि आपकी और आपकी सहेली की बात फिर से शुरू हो गई। ये रोज आपको याद करती थी और हमको बताया करती थी कि आप लोग कितनी अच्छी सहेलियाँ थी। हाँ माँ जी, वैसे अब अमीर गरीब की गोद भराई तो हो गई, तो आप हम सबको ये भी बता दो कि आखिर आप दोनों की इतनी पक्की दोस्ती टूटी क्यों थी? इस बात का जवाब ना पॉलमी देती है और ना ही साक्षी। जिसके बाद साक्षी अपनी बहू के साथ अपने घर वापस आती है। दिन बीतते हैं, जिसके बाद जहां अबोनिता के घर कान्हा जी का जन्म होता है, तो वहीं निधि के घर लक्ष्मी का। और इस तरह एक गोद भराई की वजह से बरसों की सहेलियों में फिर से दोस्ती हो जाती है।